Hi, the topic for today is linear programming problem. As you can see on your screens that today we are going to discuss about linear programming problem. What is linear programming problem? तो आप सब जानते होंगे कि छोटे होते हमने लीनियर इक्वेशन से काम किया था जिसमें हम वेरिएबल्स लेते थे, 2 वेरिएबल्स लेते थे या 3 वेरिएबल्स लेते थे एक्स वाई जेड, और किसी भी वैल्यू को हम लेट करते थे, लेट एक्स इक्वल्स टू दिस, लेट वाई इक्वल्स टू दिस, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे और एक्स और वाई की एक्चुअल वैल्यू एंड में हम कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो वैसे ही आज के मॉडर्न टाइम में हम बहुत सारे सप्लाई चेन की प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर कुछ इक्वेशंस होती हैं या मैथमेटिकल फॉर्म में इंडस्ट्रियल डेटा दिया गया होता है हमको, उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की फॉर्म में पहले उस डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर उस एलपीपी को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने 2 चीजें लिखी भी हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम व्हाट वी डू, लीनियर इक्वेशन या लीनियर इन इक्वेशन बनाते हैं और जिनकी डिग्री क्या रहती है, 1 रहती है। अब प्रोग्रामिंग क्यों बोला गया इसको? देखो, प्रोग्रामिंग बोलने के पीछे एक रीजन है। जो भी प्रॉब्लम्स एलपीपी की होंगी उनको सॉल्व करने के लिए हमको एक पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जब हम कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। आप एल्गोरिदम को भी जानते होंगे, एल्गोरिदम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट इज यूज्ड टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो प्रोग्रामिंग हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि किसी पर्टिकुलर वे में किसी पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करूंगा, हम अपने पेपर की तरफ चलेंगे। तो 3 कंपोनेंट्स रहते हैं हमेशा एलपीपी के। सबसे पहली बात होती है हमको एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ता है और उसके बाद उस मैथमेटिकल मॉडल को हम सॉल्व करते हैं। अब जो 3 पार्ट्स इसके रहते हैं, सबसे पहला होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि भाई किसी एलपीपी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो हमको, तो हमारे पास कुछ वेरिएबल्स रहते हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमको या तो मैक्सिमाइज करना पड़ता है या तो मिनिमाइज करना पड़ता है। अब देखो, जो भी हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे ना एलपीपी में, उसमें हमको 2 चीजों का खास ध्यान रखना है, या तो हम मैक्सिमाइज करेंगे प्रॉफिट को या तो मिनिमाइज करेंगे कॉस्ट को। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसी से डील करता है। यूजली हम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको जेड से डिनोट करते हैं। ओके, बहुत सारी बुक्स में आपको जेड स्टार से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जेड या जेड स्टार से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि कंडीशंस क्या रहती हैं। अब ये कंडीशन क्या हो जाती हैं, इनको कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं। देखो, कोई भी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उस सेट ऑफ इक्वेशन या इन इक्वेशन के ऊपर कुछ कंडीशंस रहेंगी, तो उन कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमको अपनी मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी पड़ती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। देन नेक्स्ट पार्ट इज टू प्रोवाइड द सोल्यूशन। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स आप याद रखिएगा। एक हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा हो गया हमारे पास सब्जेक्ट टू कंडीशन, या फिर आप सब्जेक्ट टू भी बोल सकते हो, कॉन्स्टेंट्स भी बोल सकते हो, और थर्ड जो चीज आपको याद रखनी है वो है कंडीशन फॉर डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल क्या होंगे, जो भी कंपोनेंट्स आपने एलपीपी में सॉल्व करने हैं वो आपको डिसीजन वेरिएबल्स की फॉर्म में दिए जाएंगे। यूजली इनको हम x1 x2 y1 y2 की फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप इतना आप चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो याद रखने वाली बात यह है कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों कहते हैं इसको, डिग्री 1 रहती है। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एलपीपी के अंदर 3 कंपोनेंट रहते हैं। पहला आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा हमारे पास आता है सब्जेक्ट टू कंडीशन, और तीसरा हमारे पास आता है कंडीशन फॉर डिसीजन वेरिएबल। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, बड़ा बेसिक है। इसके आगे चलेंगे हम और नेक्स्ट चीजों को देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट क्या चीजें आती हैं और इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहला तो हो गया मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एलपीपी। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे कि हाउ टू डिफाइन एन एलपीपी, किसी एलपीपी को हम कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लूंगा मैं, उस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। किसी को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। चलो, तो नेक्स्ट स्टेप आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पे, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। अब फॉर्मुलेशन कैसे करनी है एलपीपी की। मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, तो सोचना इसका क्या कर सकते हैं हम। अब जो सप्लाई चेन की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स होती है ना, वो इस तरह से ही दी जाती हैं, और या फिर कोई भी प्रॉब्लम जिसमें मैक्सिमाइज करना पड़ता है हमको प्रॉफिट या मिनिमाइज करना पड़ता है टाइम या कॉस्ट, तो उन चीजों को हम इस क्वेश्चन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनको हम सॉल्व करना इतना ईजी नहीं रहता, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको वैल्यूज लेट करनी पड़ती है, तो इसलिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स M1 and M2। ईच M1 मॉडल रिक्वायर्स 4 hours of grinding and 2 hours of polishing। ठीक है, whereas each M2 model requires 2 hours of grinding and 5 hours of polishing। The manufacturer has 2 grinder and 3 polisher। ओके, ये बता के रखा कि कितने कितने प्रोडक्ट्स हैं। each
ग्राइंडर वर्क्स फॉर 40 आवर्स अ वीक, हर ग्राइंडर 40 घंटे के लिए काम करता है, एंड ईच पॉलिशर वर्क्स फॉर 60 आवर्स अ वीक, पॉलिशर 60 घंटे के लिए और ग्राइंडर 40 घंटे के लिए। प्रॉफिट ऑन M1 मॉडल इज ₹3। जो प्रॉफिट है M1 मॉडल पे वो आपको बताया गया कि कितना है, वो है ₹3, और जो प्रॉफिट है M2 मॉडल पे तो उसकी लिमिट हमको बताई गई है इज ₹4। वट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन अ वीक इज सोल्ड इन द मार्केट। और जो भी चीज एक हफ्ते के अंदर तैयार की जाती है उसको उसी वीक में हम क्या करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। हाउ शुड द मैन्युफैक्चरर एलोकेट हिज प्रोडक्शन कैपेसिटी टू द टू टाइप्स ऑफ मॉडल सो दैट ही मे मेक द प्रॉफिट मैक्सिमम इन अ वीक। ठीक है, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। कैसे दोनों की मॉडलिंग की जाए, कैसे किस तरीके से इन दोनों मशीन्स को यूज किया जाए कि हमारी जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम निकले। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप देख सकते हो मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। तो स्टेप्स टू सॉल्व, पहला स्टेप क्या रहेगा, आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल। अब इस प्रॉब्लम में डिसीजन वेरिएबल क्या होंगे वो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने मान लिया आइडेंटिफिकेशन के लिए let x1 equals to number of unit produced of production M1 in a week। M1 की जितनी भी प्रोडक्शन है उसको मैंने x1 से डिनोट कर दिया, और M2 की जितनी भी प्रोडक्शन है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं किसे, x2 से। मैंने पहले ही बताया जितने भी आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनको x1 या x1y1 या x2 y2 की फॉर्म में हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना पता चल गया आइडेंटिफाई कैसे करना है डिसीजन वेरिएबल्स को। दो मशीन्स थी, दोनों को मैंने एक एक वैल्यू ले ली, x1 ले ली M1 के लिए और x2 ले ली M2 के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमको जो चीज करनी है वो है कॉन्स्टेंट्स देखनी है। अब कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है हमारे पास, जब अभी आपने देखा था कि एक 40 घंटे काम करती है और एक 60 घंटे काम करती है। तो अब हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स, उनको हम मैथमेटिकल किस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये चीज दिखाता हूं अभी, ये देखो। तो अब अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट इन M1 इज ₹3, ये कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, और दूसरा प्रॉफिट इन M2 इज ₹4। तो एक M1 का प्रॉफिट कितना आ रहा है ₹3 और प्रॉफिट ऑफ M2 इज ₹4। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसका एक टेबल बना सकता हूं। अब ये टेबल बनाना जरूरी है कि नहीं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है तो आप सीधा इक्वेशन भी बना सकते हो। तो अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई है तो टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से क्या रहता है, हमारा डेटा बनाना आसान, डेटा समझना आसान हो जाता है हमारे लिए, और उसको हम आसानी से समझ सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट करके सॉल्व भी कर सकते हैं इजीली। इसलिए हम टेबल बनाने की बात करते हैं। तो टेबल में आप देख सकते हैं मैंने दो चीजें लिखी हैं। पहली चीज मैंने जो लिखी है वो लिखी है ग्राइंडिंग, दो मशीन्स थी मेरे पास, और दूसरी थी पॉलिशिंग की। अब जो ग्राइंडिंग की, अब मैंने दूसरा जो कॉलम बनाया है उसमें लिखा है रोज बनाई है ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग, और कॉलम में पहला कॉलम है प्रोसेसिंग टाइम M1 और M2 इन आवर्स। ये जो मैंने इन आवर्स लिखा है मतलब घंटे मुझे बताए गए हैं कि M1 कितने घंटे काम कर सकती है और M2 कितने घंटे काम करती है। ठीक है, और दूसरी जो अवेलेबिलिटी है, ये जो हमारी लिमिट थी कि जो मशीन है वो 40 घंटे काम करती है, और M1 वाली यानी ग्राइंडिंग वाली और जो पॉलिशिंग वाली है वो 60 घंटे काम करती है। और एक चीज आपको जो बताई गई है कि आपके पास दो यूनिट्स हैं दोनों मशीन्स की। ठीक है, जो आपके पास जो मशीन्स हैं ग्राइंडिंग वाली मशीन की 2 यूनिट है, क्वेश्चन में आपको मेंशन है, आप देख लेना। और जो पॉलिशिंग वाली मशीन है उसकी 3 यूनिट है, 2 ग्राइंडिंग की हैं और 3 पॉलिशिंग की हैं। तो इसके साथ मैंने 2 इसीलिए मल्टीप्लाई किया कि भाई 2 मशीन्स हैं और इसलिए डबल टाइम मिलेगा, और यहाँ पे पॉलिशिंग वाली 3 है इसलिए इंटू 3 इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो आप इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं, मैंने ग्राइंडिंग लिखा, पॉलिशिंग लिखा और उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम लिखा है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। M1 को 4 घंटे लगते हैं ग्राइंडिंग के लिए और पॉलिशिंग के लिए 2 घंटे लगते हैं। M2 की अगर मैं बात करूं, ग्राइंडिंग के लिए 2 घंटे लगते हैं और पॉलिशिंग के लिए 5 घंटे लगते हैं। अवेलेबिलिटी इन आवर्स 40 और 60 दी गई थी, लेकिन हमारी मशीन जो है ग्राइंडिंग वाली 2 है और पॉलिशिंग वाली 3 है, इसलिए मैंने इनके साथ 2 और 3 रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई किया। तो 40 इंटू 2 इज 80 और 60 इंटू 3 इज 180। तो इतने आवर्स तक के लिए मशीन हमारे पास क्या है, अवेलेबल है, और मशीन का जितना भी प्रोसेसिंग टाइम है वो भी मैंने एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये आप पे डिपेंड करता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको मशीन का टाइम रिप्रेजेंट करवाना है टेबुलर फॉर्म में या नहीं कराना। अगर आपको समझ आ रही है तो आप सीधा भी इक्वेशंस लिख सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप टेबल की फॉर्म में आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो भी मेरे को क्वेश्चन दिया गया था उसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद नेक्स्ट मैं देखूंगा कि मैंने मैथमेटिकल मॉडल कैसे बनाना है इस एलपीवी का। अब मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए मैंने क्या किया, अपना इस टेबल को देखूंगा सिर्फ। अब मैंने जब टेबल बना लिया, इसका कहने का मतलब यह है कि मैंने जो अपना क्वेश्चन मेरे को थियोरेटिकली दिया गया था उसके मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब मैं उस स्ट्रक्चर को मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, चलो मैं आपको दिखाता हूं। तो पहला क्या था, हमको मैक्सिमम क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था प्रॉफिट। ठीक है, मैक्सिमम करना था प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फंक्शन हमने लिया था, हमने z माना था। ठीक है, तो z इज इक्वल्स टू
तो कितना था, कितना हमको प्रॉफिट करना था, मैक्सिमाइज किसको करना था, ये दो प्रॉफिट दिए गए हैं, ठीक है। तो हमको मैक्सिमाइज करना था 3x1, m1 का हमने डिनोट किया था x1 से और m2 का हमने डिनोट किया था x2 से, 3x1 प्लस 4x2। तो मैक्सिमाइज किसको करना है हमने, 3x1 प्लस 4x2, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट थिंग इज हमने लिखना है कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या थे, जो मैंने आपको पहले बताया मॉडलिंग में कि भाई एक हमको अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना पड़ता है, उसके बाद हमको डिसीजन वेरिएबल डिफाइन करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना पड़ता है और उसके बाद उसके सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स कंडीशंस क्या है, उस पर चेक्स क्या क्या है वो लिखने पड़ते हैं। अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है कि भाई अवेलेबिलिटी कितनी देर तक के लिए हमारे पास और कितने नंबर ऑफ मशीन के वर्किंग आवर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स यानी इनको आप कंडीशंस भी बोल सकते हो। तो कंडीशंस क्या बोल रही है मेरे पास, कंडीशन बोल रही है कि जो 4x1 है, 4x1 प्लस 2x2 इनकी अवेलेबिलिटी कितने आवर्स की है, या तो 80 या 80 से कम, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल्स टू 80, ठीक है, लेस देन 4x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 80, 80 और से कम टाइम के लिए हमारे पास अवेलेबल है, 80 या 80 से कम, 80 से ज्यादा के लिए हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरी इक्वेशन में अगर बनाना चाहूं तो टेबल बन गया, तो कुछ मुश्किल नहीं है, 2x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल्स टू कितने आवर्स के लिए अवेलेबिलिटी है, 180, ठीक है। तो ये होगी आपके पास ग्राइंडिंग वाली और ये होगी आपके पास पॉलिशिंग वाली। तो यही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, याद रखना है कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज क्या चीज करनी है। तो मैक्सिमाइज क्या करना था, मुझे प्रॉफिट करना था। तो प्रॉफिट मेरे पास दिए हुए थे 3 और 4 और मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने डिसीजन वेरिएबल लिए उनके साथ, x1 लिया m1 के लिए और x2 लिया m2 के लिए। तो ये लेट करके मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। तो z इक्वल्स टू 3x1 प्लस 4x2। आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। अब हमारी कंडीशंस क्या क्या थी, उन कंडीशंस को मेंशन करने के लिए मैंने जो ग्राइंडिंग की थी उनको लिख के दिखाया। 4x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल्स टू कितने घंटे से कम काम कर सकते हैं, 80 और से कम टाइम। 80 आवर्स क्यों लिया, क्योंकि 40 और एक टाइम मशीन का टाइम था, लेकिन 2 मशीन थी इसलिए हमने 80 आवर्स लिया। तो दूसरी वाले में हमारे पास 60 इंटू 3 3 मशीन थी इसलिए 180 आवर्स, ठीक है। तो 2x1 प्लस 5x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 180। अब ये जो आपके सामने बन गया है इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एलपीपी। ये जो आपके सामने देख पा रहे हो यही है मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एलपीपी। तो हमारे पास क्वेश्चन जो था थ्योरेटिकल फॉर्म में, इतना लंबा क्वेश्चन था, उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे करके लिख दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये लिख दिया और हमारा काम खत्म, नहीं, ये सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी किया। अब इसको सॉल्व भी करना पड़ता है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी कर रहे हैं, तो इसलिए अभी हम इसके सोल्यूशन की बात नहीं करेंगे। सोल्यूशन जब हम एक बार इनको फ्रेम करना सीख जाएंगे, फॉर्मुलेट करना सीख जाएंगे एलपीपी को, फिर हम उसके सोल्यूशन पे बात करेंगे। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं, तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और पॉज करने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करना कि आपसे सॉल्व होती है कि नहीं होती है। अगर हो जाती है वेल एंड गुड, नहीं होती तो मैं उसका सोल्यूशन नीचे आप वीडियो को प्ले करके फिर से देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको लेके जा रहा हूं, तो उसको पहले खुद ट्राई करना और ट्राई करने के बाद ही फिर देखना, अगर होता है तो ठीक, नहीं होता तो फिर आप उसको देख सकते हो, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें मैंने, अब ये 2 वेरिएबल्स की भी हो सकती है एक चीज और ये 3 वेरिएबल्स की भी हो सकती है। तो 2 वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं तो हम क्या कर सकते हैं, 2 वेरिएबल ले सकते हैं x1 x2, और 3 वेरिएबल्स की बात करूं तो x1 x2 x3, कुछ भी आप करके आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो, तो नेक्स्ट थिंग इज, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो आपकी स्क्रीन पे सामने क्वेश्चन है, ए फर्म मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स, लिखा गया एक फर्म है कोई, वो 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, प्रोडक्ट के नाम है ए बी और सी। द प्रॉफिट्स आर, और प्रॉफिट दे रखे हैं, जैसे वहां पे 3 और 4 दे रखे थे, यहाँ पे 3 2 और 4 रिस्पेक्टिवली दे रखे हैं, यानी कि ए का ₹3 प्रॉफिट है, बी का ₹2 और सी का ₹4, ठीक है। द फर्म हैज 2 मशीन, अब फर्म के पास क्या है, 2 मशीन है, M1 और M2, जैसे वहां पे थी सेम यहाँ पे भी। एंड बिलो इज द रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग टाइम इन मिनट्स फॉर ईच मशीन ऑन ईच प्रोडक्ट। और नीचे ये जो आपको दिया गया है ये क्या, ये प्रोसेसिंग टाइम दिया गया है हर मशीन का। तो देखो इसको आपको ये टेबल बनाया दिया हुआ है, इसमें आपने कुछ नहीं करना, ये मशीन्स दी हैं M1 M2 और A B C 3 प्रोडक्ट्स लिखे हैं, और प्रोडक्ट्स के नीचे उनकी रिस्पेक्टिव और प्रॉफिट दिए गए हैं, ठीक है। क्या लिखा गया, प्रोसेसिंग टाइम इन मिनट्स फॉर ईच मशीन। तो प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा हर मशीन का, वो यहाँ पे आपको दिया गया है, ए बी और सी का। M1 को कितना लग रहा है 4, ए प्रोडक्ट के लिए बी प्रोडक्ट के लिए 3 और सी प्रोडक्ट के लिए 5। M2 को ए प्रोडक्ट के लिए 2, बी प्रोडक्ट के लिए 2 और सी प्रोडक्ट के लिए 4, ठीक है। तो नेक्स्ट कह रहा है मशीन M1 एंड M2 हैव 2000 and 2500 मशीन मिनट्स। अब इनके पास मशीन में मिनट कितनी है, यानी अवेलेबिलिटी, ये
क्या बात कर रहा है, देखो ये आपको तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो अवेलेबिलिटी मुझे देखते ही पता चल गया कि ये अवेलेबिलिटी है किसकी, मशीन की। मशीन कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, एक है M1 वाली 2000 आवर्स के लिए, और जो M2 वाली है वो 2500 मिनट्स 2000 मिनट्स के लिए, और जो M2 है वो 25 मिनट्स के लिए 2500 मिनट्स के लिए मेरे पास अवेलेबल है। द फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर, अब बताया गया कि एक फर्म को क्या मैन्युफैक्चर करना है, 100 ऑफ एस, 200 ऑफ बीस एंड 50 सीज, बट नॉट मोर देन 150 ए। 100 ए तो मैन्युफैक्चर करने हैं, और लिमिट लगा दी है 100 से 150 के बीच में, 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 100 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए की वैल्यू लाई करेगी इन दोनों के बीच में, ये देखते ही पता चल जाएगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज, जो बी है उसको कितनी हमको फुलफिल करनी है रिक्वेस्ट, उसके हमने 200 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो बी के लिए 200 और सी के लिए 50। तो अब हमको क्या करना है, सेट अप एन एलपीपी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो अब आप यहाँ पे इसको स्टॉप करना, और स्टॉप करने के बाद इसको ट्राई करना। तो इसमें 3 वेरिएबल बनेंगे, x1 x2 x3 ले सकते हो आप, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना, अगर हो जाती है वेल एंड गुड, नहीं होती तो सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट थिंग इज कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं भी आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले वही चीज जो हम करते आए हैं, सबसे पहले हम डिसीजन वेरिएबल लेंगे। तो डिसीजन वेरिएबल लेंगे प्रॉफिट्स के लिए, तो x1 आ गया m प्रोडक्ट ए का, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, कितनी डिसीजन ए के लिए हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स ए के लिए हम x1 यूज कर रहे हैं, ठीक है। बी के लिए हम x2 यूज कर रहे हैं। देखो 3 प्रोडक्ट्स थे ना, तीनों के लिए मैंने क्या कर दिया, 3 डिसीजन वेरिएबल ले लिया, x1 x2 और x3, ठीक है। तो अब क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है किसको, प्रॉफिट्स को। प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 3, 2 और 4 रिस्पेक्टिवली। ये देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स पहले से दिए हुए हैं 3, 2 एंड ₹4 रिस्पेक्टिवली। अब उन्हीं चीजों को मैं लिख रहा हूं, कुछ नया नहीं कर रहा, जो प्रॉब्लम दी है उसी को लिख रहा हूं। तो आपके सामने क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो है, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, हमको मैक्सिमाइज करना है z। देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमेशा z से डिनोट करते हैं, इस बात को याद रख लेना, z या z स्टार से। तो इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए तो 3x1, ठीक है, ए को मैं x1 से डिनोट करूं, 2x2 और प्लस 4x3, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या लिख दूंगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। तो इसको क्या करना है, मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो सेम चीज ही मैंने कहां लिखी है, यहां पे लिखी है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हमारा, क्वेश्चन में दिया गया हमको प्रॉब्लम है, अगर ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती तो हमको दिया जाता कि मिनिमाइज करना है। तो जो भी दिया जाएगा, जो भी पूछा जाएगा, हम वही काम करेंगे। तो मैक्सिमाइज करना है z को, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x1, ठीक है। और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या दिए गए हैं, तो कॉन्स्टेंट्स चेक कर लेते हैं। ए वाली के 4 है, बी के 3 हैं और सी के 5 है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मशीन, और ये इन इक्वेशन को यूज करके ये कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं। क्या लिखा है, द फर्म हैज 2 मशीन्स M1 एंड M2 एंड बिलो इज द रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग टाइम इन मिनट्स। जो प्रोसेसिंग टाइम इन मिनट्स है वो दिया गया, एक प्रोडक्ट ए का बनाने के लिए 4 मिनट, बी का बनाने के लिए 3 और सी के लिए 5, M1 को। और M2 की अगर बात करूं 2 और 4 रिस्पेक्टिवली। तो चलो इसका हम क्या बनाते हैं, इसका हम मैक्सिमाइज करने के बाद सब्जेक्ट टू कांस्टेंट देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट इसके आएंगे 4x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3, और अवेलेबिलिटी आपको दी गई थी लेस देन इक्वल टू 200 इन मिनट्स। ये अगर बात करूं तो ये किसमें है, ये मिनट्स में है। देखो आपको टेबल बनाने की या वो करने की जरूरत नहीं है, इसमें मैंने कोई टेबल नहीं बनाया। जहां पे मुझे लगेगा कि टेबल बनाने की जरूरत है, मुझे समझ नहीं आएगा तो मैं टेबल बनाऊंगा, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर तो आपको समझ आ जाती है तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख दो। एलपीपी क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि एलपीपी फ्रेम करके दिखाओ, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख दो तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, या आप एक्सप्लेन करके लिखोगे तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो एक्सप्लेन करने से होता क्या है, हमारी गलती करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो नेक्स्ट आपको दिए गए थे 2 और 4, तो 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 इज लेस देन इक्वल टू 2500, ये भी मिनट्स में है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या दिया गया, वेयर। अब मैं वेयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमको कॉन्स्टेंट्स के साथ एक चीज और बताई गई थी कि जो ए है, ए पे हमने लिमिट लगाई थी, ठीक है। याद रखना, ए पे हमने क्या लगाई थी, ए पे हमने लिमिट लगाई थी कि जो x1, अब ए को मैं रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूँ, x1 से कर रहा हूँ। तो वेयर 100, ठीक है, यही लिमिट थी, 100 इज लेस देन इक्वल टू x1 विच इज लेस देन इक्वल टू 150। अगर आप ए देखोगे तो ए पे कांस्टेंट लगाया गया था कि 100 तो मिनिमम बनाने ही बनाने हैं और 150 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 100 मिनिमम और मैक्सिमम 150। तो ये रेंज रहेगी किसकी, x1 की। तो रहेगी ये ए के लिए, लेकिन ए को हमने रिप्रेजेंट किया इससे, x1 से, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ऑफ जो ए है वो x1 से डिनोट कर रहा है, इसलिए मैंने इसको x1 से रिप्रेजेंट किया। तो बी के लिए अगर मैं बात करूं तो x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200, ठीक है।
x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200, और c की बात करूं तो x3 से रिप्रेजेंट कर रहा था विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, ठीक है, मिनिमम 50 या 50 से ज्यादा। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी एलपीपी को फ्रेम करते हैं और अपने आगे सोल्यूशन जो भी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब आगे जो बात आपको पता होनी चाहिए, जो 2 वेरिएबल्स एलपीपी होते हैं, जैसे जो मैंने पिछला क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है, पीछे वाला क्वेश्चन वो 2 वेरिएबल था, तो 2 वेरिएबल वाले को हम ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो 3 वेरिएबल वाली एलपीपी होती है ना, उसको सॉल्व करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड को भी यूज कर सकते हैं और सिंपलेक्स मेथड को भी यूज कर सकते हैं। जब हम सोल्यूशन पे बात करेंगे तब हम इन पे डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट, अभी के लिए क्या करो, आप सिर्फ इन प्रॉब्लम्स को देखना और फ्रेम करने की कोशिश करना। अगर तो ये फ्रेम हो जाती है वेल एंड गुड, अगर फ्रेम नहीं होती है तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या डाउट आया, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को देखना और सॉल्व करने की कोशिश करना। उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका होम टास्क है, आप मुझे कमेंट करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिख के दिखाओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में वो सॉल्व करके दिखा देना। तो क्वेश्चन ये आपके सामने अभी आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन भी डिस्कस कर दूंगा। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स A1 एंड A2, ईच प्रोडक्ट यूजेस मिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीन। एक मिलिंग मशीन है और एक ड्रिलिंग मशीन है। द प्रोसेस टाइम पर यूनिट ऑफ A1 ऑन द मिलिंग इज 10 आवर्स। A1 मिलिंग के लिए 10 घंटे ले रही है एंड ऑन द ड्रिलिंग मशीन इज 8 आवर्स। A1 मिलिंग के लिए क्या ले रही है, 10 घंटे ले रही है, और ड्रिलिंग के लिए 8 घंटे ले रही है। द प्रोसेसिंग टाइम पर यूनिट ऑफ A2 ऑन मिलिंग इज, और A2 मिलिंग के लिए 15 घंटे ले रही है और ड्रिलिंग के लिए 10 घंटे ले रही है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर वीक ऑन द मिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीन्स आर 80 आवर्स एंड 60 आवर्स। मिलिंग के लिए अवेलेबिलिटी, ये अवेलेबिलिटी आपको दी गई है, मिलिंग के लिए 80 आवर्स और ड्रिलिंग के लिए 60 आवर्स, ठीक है। ऑल्सो प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ सेलिंग A1 एंड A2 गया कि बेचने के बाद एक को 25 का और एक को 35 का प्रॉफिट भी दिया गया आपको, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फॉर्मुलेट करनी है एलपीपी टू डिटरमाइन द प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ ईच प्रोडक्ट सच दैट टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। आपको एक एलपी मॉडल बनाना है, यानी कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग मैथमेटिकल मॉडल बनाना है, तो डिटरमाइन द प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट सच दैट टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। मतलब सेम वही मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। और अब आपको 2 मशीन दी गई हैं, लेट X1 और X2 कर सकते हो आप, मशीन A1 और A2 के लिए, और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। इसको आप खुद ट्राई करो, अगर समझ नहीं आएगा तो मैं इसका सोल्यूशन दूंगा। तो यही आपका होम टास्क है, इसको आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे शॉर्ट रखते हैं और खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम सोल्यूशन की तरफ चलेंगे, ग्राफिकल मॉडल पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे काम करता है और उसको कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।